अब बताना पसंद फरमाओगे कि आखिर हुआ क्या है? अन्नान ने सिकंदर के चेहरे को फिर से उसके जख्मी हाथ को देखा और उसकी तवील खामोशी पे खुद भी थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसके बाद जब उसे लगा कि वो कुछ मुंह से फूटेगा नहीं, तो उसने अपनी जुबान खोली। सिकंदर ने अपनी सुर्ख आंखें उठाई, फिर टेक लगाकर पीछे बैठते हुए उससे गहरा सांस लिया। मैंने अपना टेम्पर लूज़ कर दिया। उसके बाद भी अन्नान ने अपनी आंखें घुमाई। ये नई बात है। अन्नान ने मसूई हैरत से देखा, जिसमें सिकंदर ने बंद मुट्ठी अपने होंठों पे रखते खुद पे कंट्रोल कर रहा था, वरना वही सब सोचते हुए उसका खून खोल ले जा रहा था। जब कोई बात उसके दिल पर जाकर लगती थी, तो वो खून का प्यासा हो जाता था। वो किसी का खून करने के लिए पागल हो जाता था, और अगर वो किसी का खून नहीं कर पाता था, तो शराब के नशे में अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन डुबा देता था। लेकिन आज के हालात में वो ये ऐसा नहीं कर सकता था। वो जितना भी फ्रस्ट्रेटेड होता, वो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता था। इससे उसकी बीवी और बच्ची पे असर करेगा। बख्तावर की बात और थी। बख्तावर उसकी ज़िंदगी में इतनी दखल-अंदाज़ी नहीं करती थी। रमशा का मामला ही कुछ और था। अब तो इरा भी आ गई थी। इरा के सामने टेम्पर लूज़ कर दिया मैंने। वो बहुत रो रही थी, मुझे बैठ कह रही थी, सारी दुनिया मुझे बुरा बोलती है। हत्ता कि मैं खुद जानता हूँ कि मैं कोई पारसा नहीं हूँ। तू भी कितनी बार ज़लील करता है मुझे। मेरी रेह भी कभी-कभार कुछ न कुछ बोल देती है। लेकिन जब अपनी मासूम नन्ही सी जान की मुँह से सिर्फ़ बैठ सुना, तो पता नहीं क्यों, दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। अन्नान ने उँगली से अपनी पेशानी मसली, फिर नर्म लहजे में बोला। बच्ची है शेरो, क्यों दिल पर लेते हो? उसे याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ था। सिकंदर मुस्कुराया। बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट थी उसकी। वो मेरी बेटी है हन्नान, उसे सब कुछ याद था। थोड़ी देर पहले जब जावेद और एलेक्स से संभल गई, तो मैं उसके पास आया। उसके लिए बड़ा सा भालू लेकर उसके कमरे में पहुंचा, तो उससे मुझे देखते हुए घूरा। अंदाजा कर सकते हो, वो बच्ची अभी 2 साल की भी नहीं हुई और मुझे कहने लगी, गो पापा, पापा हर्ट, पापा बैड। सिकंदर ज़रा चुप हुआ तो अन्नान उसी वक्त बोला। किस बात पे टेम्पर लूज हुआ मोहतरम आपका? क्या आप अपनी जान से प्यारी बेटी के सामने खुद पे कंट्रोल नहीं कर सके? सिकंदर ने उसे देखा, उसके बाद सीधा हुआ। मैं वक्त के पास सबको लेकर जा रहा हूँ। अन्नान अब एकदम चौकस हो गया। उसको देखा जो खतरनाक हद तक संजीदा लग रहा था। कोई बात हुई है? सिकंदर, अब मुझे सच सच बताओ। तुम इस जगह से तब भागते हो जब कोई बहुत बड़ी बात हो, और ये बात तुम्हारी ज़िंदगी के हवाले से होती है। मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ। पाकिस्तान और मेरा बस इतना ही साथ था। फाउंडेशन तो चलता रहेगा, तुम्हारे और तैमूर की निगरानी में। सिकंदर ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे ही बात कही, अन्नान की आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। मतलब भा का बाप अब खत्म? सिकंदर, सच से बताओ क्या हुआ है? कोई धमकी मिली है? कोई तुम लोगों को तंग कर रहा है, या फिर जो हमारा खुफिया काम किसी को पता चल गया है क्या? अन्नान अब सचमुच परेशान हो गया। कोई बात बड़ी ज़रूर थी, वरना सिकंदर इतना बड़ा फैसला ना करता। रूस भी उसने किसी बड़ी वजह से छोड़ा था और वापस अपने मुल्क आया था, और अब वो ऐसा कर रहा था। रूस का राज तो उसने कभी नहीं बताया, और अब वो ये बात भी नहीं बताएगा। अनान अच्छी तरह जानता था। अनान सर आगे झुका, उससे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाकर उसे ऐसे देखा कि वो उसके साथ पंगा लेने की कोशिश ना करे, और सीधा सीधा करके बता दे। बस, ज़रूरी हो गया है छोड़ना मुल्क। तुम क्यों कर रहे हो दाऊद? मुझे बताना पसंद करोगे? एक इराह के लिए अपसेट होने पे तुम ऐसा भोंडा मजाक नहीं कर सकते। अनान अब ऊंची आवाज़ से बोला। मैं मजाक नहीं कर रहा हन्नान। सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। इससे पहले हन्नान कुछ कहता, एकदम उसका फ़ोन बज उठा। हन्नान चेयर से उठा, उससे फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोलो, सन्नान। अच्छा ओके। आगे जो उसने सुना, उस पे उसका चेहरा सफ़ेद हो गया और बोलती बंद हो गई। उसी टाइम सिकंदर की भी मैसेज टोन बजी। उससे अपना दूसरा फ़ोन निकाला। पहले वाले फ़ोन का तो उससे बड़ी बुरी तरह असर कर दिया था। ये उसने दूसरा निकाला था, और अब लगता था अगली बारी इसी की थी। सिकंदर ने फ़ोन निकाला, उससे देखा एक इमेज थी। वो चौंका। किसी अननोन नंबर से भेजी गई थी ये फ़ोटो। सीधे होकर उससे फ़ोटो खोली और चेक किया। एकदम उसके माथे पर बल आए, लेकिन वो हन्नान की तरह परेशान नहीं हुआ, जो बामुश्किल खुद को संभाले तेज़ी से सन्नान से कुछ कह रहा था। सिकंदर ने उसे देखा, फिर तस्वीर को। उसके बाद वो अननोन नंबर से फिर एक दूसरी तस्वीर आई। अब उस तस्वीर को खोलते हुए सिकंदर एकदम फ्रीज हो गया। उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। ये इरा की तस्वीर थी, जिस पे वो 9 महीने की थी।
और उस तस्वीर पे बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। सिकंदर, अभी इसी वक्त मेरे साथ चल। सिकंदर। सिकंदर ने अपना सर उठाया। हन्नान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने इरा की तस्वीर को एक बार फिर देखा। उसके बाद वो लबों को जोर से दबाते हुए तेज़ी से उठा और यहाँ से जाने लगा तो हन्नान उसके पीछे आया। जावेद को फोन करो, उसे कहो वहां उस जगह पे काम करने वाले बंदे हैं, उन्हें रोके और किसी को भी जाने ना दे। सिकंदर, कहाँ जा रहे हो? डैम इट, अब इसको किस कुत्ते ने काट लिया है? दाऊद, मामला सीरियस है। अगर तुम ना चले तो तुम दहशतगर्द साबित होगे। सिकंदर जो गुस्से से अपने ऑफिस से निकलकर नीचे जा रहा था, उससे देखा सामने मुर्तज़ा पुश चेयर पे चलता आ रहा था और सिकंदर को देखकर खिलखिला रहा था। सिकंदर ने हन्नान की आखिरी बात पे उससे मुड़कर देखा। हन्नान की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, मगर वो सिकंदर था, वो ऐसे मौके पर घबराता था, दिमाग मौफ करके बैठ जाता था। चाहे वो अब उसको डराने के लिए उसकी बेटी, बीवी या उसकी ज़िंदगी को इस्तेमाल क्यों ना करे। वो सिकंदर हदीद था, बा था, काबू था। इतने बड़े बड़े मसले को वो उसने चुटकियों से हल किया, तो ये भी कर लेगा। आखिर जो कोई भी है, उससे बस अपनी मौत को दावत दी थी। सिकंदर मुस्कुराया। हालांकि वो अंदर से बहुत परेशान था, मगर वो अपने दोस्त को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता था। बड़ी, तुम उस शख्स के बुरे दिन गिनना शुरू कर दो। वो अब हद से आगे बढ़ चुका है और मैं लोगों को उनकी हद में रखना जानता हूँ। ऐसी कातलाना और जहरीली मुस्कुराहट की अनजान चाह कर भी तसल्ली नहीं हुई। सिकंदर, बकवास मत करो। अपने आप को संभालो और चलो मेरे साथ। पता नहीं अब किससे पंगा लिया है। तंग आ गया हूं मैं तुझसे, जलील इंसान। वो नीचे चलते हुए आगे बढ़ा। सिकंदर आगे आते हुए मुर्तज़ा के सर पर प्यार करता कुछ सोचकर आगे चल पड़ा। अब जंग का आगाज हो चुका था। कोल और श्योन के जाने के बाद बख्तावर नीचे आई थी। वो अपनी रोहदाद की लड़ाई का बता रही थी। उससे मामा को डिफेंड किया था, जिससे हदाद हर्ट हो गया। अब जब से बेहोश हुआ था, बख्तावर का तो रोम रोम कांपे जा रहा था। लड़ती क्यों हो उनसे? तंग क्यों करती हो इतना? अपनी रमशा मोमानी को देखा है? वो कैसे तुम्हारे मामों का ख्याल रखती हैं, कैसे उन्हें संभालती हैं। वक्त एक छोटी सी लड़की ने अपनी उंगलियों में उन्हें रैप कर लिया है। वो क्या कहते हैं उन्हें? भा, लाहौर का मशहूर बिजनेसमैन और बदमाश। उन तक को कंट्रोल कर लिया तो हुदात भाई तो आम से आदमी हैं। वो तुम्हारी तवज्जो मोहब्बत चाहते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने आम शोहरों की तरह जरा भी तंग नहीं किया तुम्हें। बख्तावर लाउंज में आई। वो सोफे के साथ मौजूद दराज से वोचर निकालने लगी। एकदम ठहर गई। सायरा, मेरे मामा बदमाश नहीं है, प्लीज आइंदा ऐसे मत कहना। मैं उनके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। वक्त को सख्त नागवारी हुई, मगर कहा उससे बड़े सादा से लहजे में, बख्तावर चलो बदमाश ना सही, मगर उनकी दहशत तो है ना। पूरा शहर, क्या पूरा मुल्क उनसे डरता है। अब तो पुलिस भी उन्हें नज़रअंदाज कर दी है। यह बात का मकसद सिर्फ इतना था कि देखो, मैं खुदात भाई के बारे में बुराइयां शुरू कर दूं तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा तुम भी मेरे साथ शुरू हो जाओगी। लेकिन जब मैं ज़रा सी तुम्हारे मामू की करने लग जाऊं तो तुम जज्बाती हो जाती हो। बख्तावर ने वॉचर निकाल कर उससे देखा, फिर सोफे पे बैठी। सारा एकदम उसे देखने लगी। वो चुप थी। अमूमन वो बहुत शोर मचाती बबली सी लड़की थी। लगता नहीं था कि वो शादीशुदा है और इस इंतहाई संजीदा सख्त मिजाज शख्स की बीवी हूँ। मगर आज वो खासी चुप दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसने अपनी खामोशी तोड़ी। मेरे पापा एक बहुत बड़े बदमाश थे। अपने ज़माने में कह लो कि मेरे मामा की जगह पे हुआ करते थे। एक बदमाश की बेटी थी मैं। वो हंसी। उसकी हंसी बड़ी अजीब थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मेरे मामा की दहशत है। उनसे पूरा मुल्क क्या, आधी दुनिया भी उनके नाम से कांपती है। मगर सच्ची पूछो, मुझे उनकी इस पर्सनैलिटी पे फ़ख्र है। कम से कम वो औरत साथ के असल मायने तो जानते हैं, उनकी इज्जत तो करते हैं ना। ना कि मेरे बाप की तरह जो अपनी बीवी को जलील करके मार देता था। सायरा की एकदम आंखें फैल गईं, फिर खुद को संभालने के लिए कुर्सी पे बैठी और वक्त को देखा जो हंसी मजबूत दिखाई दे रही थी। इतनी बड़ी बात कहते हुए तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता। तो वो तो एक लड़की थी, एक मासूम सी लाड प्यार से भरी लड़की। पता है, खुदाद ने भी जिंदगी में कुछ हर्टफुल बातें की हैं। ट्रस्ट मी, अगर उस आदमी से मोहब्बत ना होती मुझे, तो मैं कभी उनसे शादी ना करती। मामा, मेरे प्यारे मामा ने आज तक आप ही का दिल नहीं तोड़ा। हाँ, गुस्सा आता था, लेकिन उनके गुस्से को देखकर इतना प्यार आ जाता था कि तुम सोच रही हो कि कितना प्यार क्यों है मुझे उस शख्स से। बख्तावर की अब की बार आंखों में आंसू आ गए। सायरा आगे आई और भक्त के साथ बैठकर उसे अपने साथ लगा लिया। उस शख्स ने मेरे सर पे हाथ रखा था सायरा, मुझे यतीम होने नहीं दिया। सारी कमियों को पूरा किया उस शख्स ने। मेरी हर ख्वाहिश की कदर की।
एक दफ़ा भी मेरे खिलाफ नहीं हुए। हाँ, गुस्सा करते थे तो मेरी भलाई के लिए। मैं उनके दुश्मन की बेटी थी, उस शख्स की बेटी जिससे उनकी बहन को उनकी आंखों के सामने मेरी मौजूदगी की परवाह किए बगैर मार दिया। वो अब काँप रही थी। सारों को उसकी मामा की मोहब्बत से चिढ़ होती थी। कुछ लोग तो उलझन में मुब्तला हो जाते थे। कितना भी क्या, ऐसे तो सभी करते हैं। सिकंदर ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेंटली अनस्टेबल आदमी ने एक बच्ची को ज़िंदगी दी थी। वो बच्ची जिसका कोई नहीं था। आजकल सगे खूनी रिश्ते एक दूसरे की कदर नहीं करते। वो तो फिर उसका सुतीला मामू था। मैंने ये बात आप ही को कभी नहीं बताई और उदार से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहब्बत अपनी जगह, मगर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरा बाप कैसा शख्स था। मेरी माँ के साथ इतना दर्दनाक वाक़या हुआ। हाँ, मामा, मामा ही वो वाहिद रिश्ता है जिसकी वजह से मैं आज सर उठाकर बिना खौफ के जी रही हूँ। सोचती हूँ, अगर वो ना होते तो आज मैं कहाँ होती, या शायद ना होती। इट्स ओके बक, सॉरी, मैं भी क्या शुरू हो जाती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से खुदात भाई ने भी तुम्हें परेशान कर दिया। तुम ये क्या मंगवाने लगी हो लड़की? तुम अब ये कोर्स ख़त्म करके सीधा कुकिंग स्टार्ट करो। खैर तौबा, आज मैंने भी कुछ नहीं पकाया, इसीलिए अपने शोहर के साथ डेट पे गई थी। चलो कुछ करते हैं, तुम अपना मूड ठीक करो। बेचारे खुदात भाई का मज़ीद बीपी लो हो जाएगा ऐसी ड्रॉनी शक्ल देखकर। बख्तावर हंसकर उसके बाजू पे मुक्का मारा। नहीं, मेरी प्यारी आपी है ना, उनको स्काइप पे लाऊंगी और सब कुछ सीख जाऊंगी। अभी के लिए बेहतर है कुछ मंगवा लेते हैं। तुम भी थकी हो, तुम्हारी डेट बर्बाद कर दी। पागल, दोस्त किस लिए होते हैं? चलो सामान निकालो, फटाफट मिलकर कुछ बनाते हैं। इस वक्त तुम दोनों के लिए बाहर का खाना ठीक नहीं है। बख्तावर ने अपनी आंखें घुमाई, मगर वो हंसते हुए उठ गई। हदात रेलिंग पे झुका, जो उनकी बातें सुन रहा था एकदम पीछे हुआ। उससे ट्रिप अपने हाथों से उतार दी, जबकि बोतल अभी आधी खाली हुई थी। वो अपने कपड़े तब्दील करके बात लेना चाहता था कि नहाए बगैर अब उसे नींद नहीं आती थी। भाई लॉन्ड्री से टॉवल लेने आया था जब उससे वक्त को सिसकते हुए सुना। सारी बातें सुनने के बाद उससे किसी को फ़ोन मिलाया था, जिससे कुछ सेकंड्स में ही फ़ोन काट दिया। हदात को हैरत हुई, कमरे में आया, उससे कुछ सोचकर हन्नान को कॉल मिलाई। हैरानकुन बात, हन्नान का फ़ोन बंद जा रहा था। व्हाट द हेल, अब कोई नई मुसीबत का बुलावा ना आया हो। मुझसे बात करते हुए बिस्तर में बैठा, फिर कुछ सोचकर उससे रमशा को कॉल की। 4 पहलों के बाद रमशा ने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम मामू, बड़े दिनों बाद कॉल की। भाई कैसे हैं आप? उदात ने गहरा सांस लिया और बोला, बस ज़रा बिजी था गुड़िया। तुम बताओ कैसी हो, और मेरी छोटी डॉल कैसी है? मत पूछिए मामू, एक दोस्त मिल गया मोहतरमा को, और इतना बड़ा दोस्त मिला है कि सबको भूल गई है। उसके साथ खेल रही है। बात करवाऊँ आपकी? अरे बाद में गुड़िया, बस वो पूछना था सिकंदर कहाँ है? सिकंदर तो हनान भाई से मिलने गए हैं। क्यों, खैरियत है ना मामू? रमशा अचानक से परेशान हो गई। नहीं, असल में वो कुछ बिजनेस से मुतल्लिक बात करनी थी। ज़रा जल्दी थी तो फ़ोन नहीं उठा रहा। बस इसलिए सोचा तुम इससे पूछ लो। अच्छा गुड़िया, बाद में बात करूँगा, ज़रा बाहर हूँ। ओके मामू, टेक केयर, बाय। खुदात ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, फिर उसने जावेद को टेक्स्ट किया। अब तुम बताना पसंद फरमाओगे सिकंदर, या मैं अपने तरीके से तुम्हारे मुंह से बात निकलवाऊँ? मुझे हल्का हरगिज़ मत लेना। मैं उन बाकी सब की तरह हरगिज़ नहीं हूँ जो तुम्हारी ये बकवास चुपचाप सुनो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं इंसानी रूप में छुपा एक वहशी आदमी हूँ। एसएसपी नुकमान अहमद ने टेबल के साथ टेक लगाए सिकंदर से कहा, जो मज़े से सीने पे बाजू लपेटे उसे देख रहा था। उसके चेहरे पे जरा सी भी परेशानी नहीं थी। वो बहुत मुतमईन और पुरसुकून दिखाई दे रहा था, जैसे वो पकड़ा ना गया हो, जैसे वो तफ्तीश के लिए बिठाया ना गया हो। इतना सुकून उसके चेहरे पे देखकर कराहत मिजाज ऑफिसर नुमान, जो अपनी दरिंदगी के लिए मशहूर था, वो भी उसको सुकून को देखकर लम्हा पा लम्हा ठड़क रहा था। उस वहशी आदमी पर सिकंदर कुछ सोचकर हंसा था और हस्बे मामूल अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, सस्ते सिंगम डायलॉग बाद में मारना ज़रा। ये चाय तो पिलाओ, कब से बैठा हूँ, इंतहाई बोर हो रहा हूँ। ऊपर से तुम्हारे अब्बा जी वाले लेक्चर्स ने मेरे मज़ीद दिमाग घुमाया है। अगर चाहते हो कि सुकून से गपशप करूँ तो। नुमान ने बड़े जोर से टेबल पे हाथ मारा और बड़े जोर से सिकंदर के चेहरे के करीब धाड़ा। अब आगे से तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। अब मुझे बताओ, होटल मेरीन की बेसमेंट में आरडीएक्स क्या कर रही थी? सिकंदर जरा पीछे हुआ, फिर बोला, मैं एक लफ्ज़ नहीं 10 लफ्ज़ बोलूँगा, मेरी मर्ज़ी। और तुम पुलिस वालों के पास दांत साफ करने का टाइम नहीं होता। तुम लोगों
अपनी दहशत के बजाय अपने मुंह की बू से सबके होश उड़ा दो। आरडीएक्स से जाकर पूछो, वो मेरी फूफी लगी है क्या? जो मुझे मालूम होगा वो क्या कर रही है। इतने संजीदा और नाजुक माहौल में वो पुलिस वाले को तंग करने से बाज नहीं आया। तुम्हें पता है, इस मामले में तुम्हारी बीवी और बेटी भी घसीटे जाएंगे। दहशतगर्द हो तुम। लोग गिद्धों की तरह नोचेंगे। अगर चाहते हो ऐसा ना हो तो खामोशी से बता दो मुझे। सिकंदर की अब आंखें सख्त हो गईं, जबड़े और मुठियां सख्ती से भींच गए। अगर वो अपने टेम्पर पे कंट्रोल ना करता तो अभी अपने हाथों से उसकी जान ले लेता, पर वो मज़ीद बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था। सिकंदर सर्द अंदाज से मुस्कुराया और ज़रा आगे होकर हाथ बाह मिलाए और आहिस्तगी से बोला, मेरी बीवी और बेटी का नाम लेने की आइंदा गलती मत करना अहमद साहब, वरना। उसकी धमकी पर नुमान रखकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगा कि सिकंदर ने उसका हाथ अपने चेहरे पे पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया और उसे जोर से दबाया। वरना इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। और इस गलतफहमी में हरगिज मत रहना कि मेरा इसमें कुछ बिगड़ेगा। अलबत्ता तुम्हारा नुकसान होने के साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी मुतासिर होगी। और ट्रस्ट में, ऐसे नुकसान की तुम ख्वाहिश हरगिज नहीं करोगे। उससे हाथ झटक कर छोड़ा। आरडीएक्स मेरे होटल में कैसे आई मुझे नहीं पता। आखिर को मशहूर आदमी होने के साथ साथ अमीर भी हूँ। किसी की चाल होगी। इसलिए मेरी मानो, तफ्तीश करो। मेरे से पूछने का तुम्हें वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ऐसे काम मुझे करने होते तो मैं कम से कम इतनी कीमती चीज होटल में हरगिज न रखता, जहां आसानी से पकड़ा जा सकता था। बात उसकी भी ठीक थी, मगर वो उसकी बातों में हरगिज़ नहीं आएगा। वो बहुत चालाक था। ऊपर से उसकी इतनी जुर्रत, आज तक एक मुजरिम ने भी उसे धमकी देने की जुर्रत नहीं की। जिन्होंने दी थी उन्होंने मुंह की खाई थी। उसकी बात कुछ और थी। वो अभी उसके हाथ रोकने पे जिस नज़रों से देख रहा था, उन नज़रों को सिकंदर ने हमेशा रूस वालों के लिए रखा था। आज पहली बार एक एसएसपी को दिखा रहा था, क्योंकि उसने उसकी बीवी और बेटी का नाम लिया था। आजकल हर कोई उसकी बर्दाश्त को आजमा रहा था, हर कोई हद पार कर रहा था। वो आरडीएक्स से भी ज़्यादा खतरनाक था, उसके फटने का नुकसान ज़्यादा था। तुम्हें लॉकअप में रखेंगे। जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता तुम यहीं सड़ोगे। तुम एक दहशतगर्द हो और तुम्हें छोड़ने का हम हरगिज रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से तुमने एक पुलिस वाले को धमकी दी। तुम्हारे तो पर्चे कटवाता हूँ। बाहर मेरा वकील बैठा हुआ है। अगर उससे भी प्रॉब्लम है तो मिनिस्टर अकील शहराज की मिस कॉल आई होगी। वो ज़रूर चेक कर लेना। वो उसे खूनखार नज़रों से सिकंदर को देखने लगा, जो अब मुस्कुरा रहा था, मगर अभी भी आंखों में सख्ती शामिल थी। वो 20 मिनट बाद स्टेशन से बाहर आया, जहाँ जावेद खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। आप ठीक तो है ना सर? सिकंदर आंखों पे सनग्लासेस पहने सर को हम देते हुए आगे चलने लगा। जावेद को वो बड़ा खामोश दिखाई दिया। मामला संजीदा हो गया था। भाग्य जिंदगी मिनटों में बर्बाद हो सकती थी। अभी भी खतरा टला नहीं था। सिकंदर ड्राइव कर रहा था, जावेद उसके साथ बैठा हुआ था। वो ज़रूरत से ज़्यादा खामोश था, तो जावेद को बोलना पड़ा। भा, कोई मसला तो नहीं हुआ? सॉरी, अकील साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो ज़रा आपको इंतज़ार करना पड़ा। वैसे सब ठीक तो है? उसकी बात पर सिकंदर हंस पड़ा। हाँ, सब ठीक था। वो अकेला होता तो मर भी जाता तो फ़र्क न पड़ता, मगर उसके साथ उसके बीवी बच्चे थे। हर चीज़ के बारे में सोचना था, हर चीज़ की एहतियात करनी थी। कुछ मामले अब उसके साथ में नहीं थे। बड़ी गड़बड़ हो गई थी। जो भी था उससे ज़्यादा ताकतवर और दौलत में आगे था, पर वो जो कोई भी हो, सिकंदर उसे हाथ से जाने नहीं देगा। वो आदमी सिकंदर की कमज़ोरी का बड़ी बेरहमी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। क्या सुनना चाहते हो मुझसे जावेद? बेहतर नहीं कि मैं चुप रहूं। उससे मोड़ काटते हुए बड़े अजीब लहजे में कहा। जावेद ने चुप रहने में आफियत जानी। सिकंदर कुछ सोच रहा था, और जब वो लोग घर के करीब आने लगे तो बोला, रे और इरा के वीज़े की अपील जल्द से जल्द करवाओ। मैं इसी हफ्ते चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। और हाँ, इमिग्रेंट वीज़ा होना चाहिए। अगर ना हो सके तो नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना। और उस आदमी का नाम दे रहा हूँ, उससे बात करो। और कोड वर्ड है, वो कोड वर्ड बताने लगा। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े काबू तो मैं हाजिर होऊंगा। आखिर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। रायन और मैं तुम्हारे हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आज मेरा बिजनेस तुम्हारी वजह से बचा है। अगर तुम किसी भी मुसीबत में हुए तो मुझसे रब्ता ज़रूर करना। उससे हाथ मिलाते हुए सिकंदर मुस्कुराया। उसे ये फॉरनर बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा अपना अपना सा था। ये मशहूर खूबसूरत ड्रैगन बिजनेस टाइकून की मदद करने पे वो मजबूर हो गया था। अब उसके हुलूस पे वो हंसे बगैर न रह सका।
ये और उसका बिजनेस पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड्स रायन हमेशा उसकी और हन्नान की याद दिलाते थे। ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारे मुल्क में रहना हुआ तो एक अदद पेंट हाउस रहने के लिए दे देना, वो भी मुफ्त में। मैं अपनी भांजी को लेकर आ जाऊंगा। मैक्सिमिलियन मार्टिन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसकी ओशन ब्लू आंखें खुशी से चमकी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी, जितना भी पावरफुल और बहादुर क्यों ना हो, आखिर कोई इंसान हो, आगे जाकर तुम्हारी कमज़ोरियां भी बन सकती हैं। ऐसा नामुमकिन है, मगर चलो क्या कोड है बता दो। इस नंबर पे कॉल करो और बोलो कापू का मैसेज है, मार्टिन 100। सिकंदर ने कहते हुए गेट खुलने पे गाड़ी अंदर बढ़ाई। मार्टिन ने कहा था कि अपनी मुसीबत की शिद्दत बताना ताकि वो मुमकिन हद तक उसके लिए कुछ करे। वो अब उसे हर हाल में रमशा और इरा को मुसीबत पड़ने से पहले निकालना था। नान, पापा हर्ट, पापा हर्ट, ए ए। वो हन्नान को कहते हुए उससे बताने के साथ दिखाने लगी कि कैसे उसके पापा ने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई थी। अपने छोटे हाथ बंद मुट्ठी में करते हुए वो दीवार पे मुक्का मारने लगी। हन्नान उसके क्यूट अंदाज से मुस्कुराया, लेकिन साथ में उसे सिकंदर की हरकत पे ताज्जुब हुआ। इरहाद, दैट्स बैड, पापा इज़ वेरी बैड गाय। इरा रुककर हन्नान को देखने लगी, फिर उसके माथे पे हल्के से बाल आए। नो पापा, नो बैड, पापा नाइस गाय, पापा एंगी, पापा हर्ट। हन्नान ने उसे उठाया और झूले में बिठाया। बिल्कुल बख्तावर पे गई हो, तुम दोनों ही उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। हैरान उस शख्स ने तुम्हारे सामने भी लिहाज नहीं किया। इरा ने अपने हाथ को जोड़कर खिलखिलाती हुई आवाज से गाली, फिर ताली मारते हुए बोली, बेबी, तस्सी, नान, बेबी। वो इस वक्त सारे जमाल अजीम के घर थे। रमशा के अब्बू अम्मी दोनों आज कराची से आए थे। रमशा इरा को लेकर यहाँ आ गई। सिकंदर थोड़ी देर के लिए घर आया था, मगर फिर कोई ज़रूरी काम कहकर चला गया था। रमशा ने अम्मी अब्बू की अचानक आमद का बताया तो सिकंदर ने उसे बिना ट्रैम्पल किए भेज दिया था। रमशा को बहुत हैरत हुई। वो कभी भी उसे आराम से नहीं भेजता था, और अकेले खैर अकेले तो नहीं थी। एलेक्स और साजिद थे उसे छोड़ने के लिए। अभी वो सब बैठे हुए थे कि हन्नान ज़रूरी कॉल पर बाहर लॉन में आया। जब कॉल ख़त्म हुई उससे देखा इरा बिल्ली के करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर बिल्ली उसके बढ़ते कदम पर भाग गई थी। इरा उदास हो गई। वो बिल्ली को पकड़कर उसके साथ खेलना चाहती थी, पर वो करीब नहीं आई। फिर वो बड़बड़ाती अपने बाप की तरह वो बिल्ली को कोसने लगी। हन्नान उसके अंदाज को देखकर करीब आया तो इरा से पूछने लगा कि पापा कहाँ हैं। तो वो बताने लगी कल का वाक़या, जिसमें हन्नान अफसोस करने के अलावा क्या कर सकता था। बेबी मुर्तज़ा सो रहा है इरा, वो जब उठ जाएगा तब आप उसके साथ खेलना। हन्नान उसके गाल चूमते हुए बोला। इरा अपनी टांगें हिलाने लगी। हन्नान ने ऐसे फ़ोन चेक किया, फिर उसे याद आया कि हताहत की एक मिस कॉल आई थी। उसे कॉल करनी थी, मगर अफरा तफरी में वो भूल गया। सिकंदर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। उसी के इंतज़ार में था ताकि वो रऊफ़ अंकल और जमाल अंकल से ये संजीदा मामला डिस्कस कर सके, जिसकी खबर उन दोनों को नहीं हुई थी। मीडिया से ये बात बड़ी मुश्किलों से छुपाई थी। जिनको ज़रा सी भनक लगी थी, उनको जावेद के ज़ोरदार मुक्के और किसी को चंद पैसों पे मुंह बंद करवा दिए गए थे। अब शायद सिकंदर किसी को हैंडल करने के लिए सोफ़ी क्लब के तहखाने में मौजूद हो। वो उसको स्पेस देना चाहता था। आज के दिन के लिए जो जी में आए वो करे। वो उसके मामले में नहीं पड़ेगा, कम से कम आज के दिन तो हरगिज़ सही। अंदर चलो इरो। हन्नान ने इरा को उठाते हुए कहा। इरा ने जोर से नफ़े में सर हिलाया। वो इतने सारे लोगों को देखकर जरा उलझन में पड़ गई थी। लगता था जैसे वो अंदर नहीं जाना चाहती। रमशा की अम्मी अब्बू के साथ साथ दुरायना का बड़ा भाई और जमाल असीम का बड़ा बेटा आया था अपनी फैमिली के साथ। हुदात की वजह से उससे यहाँ आना ही छोड़ दिया था, पर जब उससे सुना कि हुदात बिल्कुल ठीक हो गया है और शादी करके बाहर चला गया, तो वो अपने भाई हुसैफा की मंगनी के लिए आ गया। सच तो ये था कि वो अब भी खुदात पे भरोसा नहीं करता था। उसकी नज़रों में वो अब भी पागल था। सिकंदर जो गेट के अंदर दाखिल हुआ, सीधा जाने लगा। जब उससे सामने अपनी बेटी और हन्नान को देखा तो उस तरफ बढ़ा। इरा ने जैसे ही बाप को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। पापा। हन्नान ने उसे देखा, फिर शुक्र का गहरा सांस लिया। वो इस वक्त ऑफ वाइट शलवार कमीज से मलबूस, स्लीव्स के बाजू फोल्ड किए, सादा रूप में प्यारा मगर थका हुआ लग रहा था। ये थकन सिर्फ हन्नान को दिखाई दे सकती थी। लो, आ गए इरो के डैडी। हन्नान ने इरा को नीचे उतारा तो वो अपने कदम बढ़ाती भागते हुए बाप की तरफ बढ़ी।
सिकंदर मुस्कुराया। उसकी आधी थकन इरा को देखकर उतर गई। आगे बढ़कर उससे अपनी बेटी को बेतहाशा चूमते हुए उसे उठाया। फिर हन्नान के पास आया। तुम बाहर क्या कर रहे थे? वो हन्नान से पूछने लगा। फ़ोन करने आया था, किसी से वापस जाने लगा। तुम मुहतरमा उदास बैठी हुई थी। सिकंदर अब्रू ऊपर करते हुए इरा को देखने लगा, जो कहीं से भी उदास नहीं लग रही थी। क्यों भाई इरू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इरू इज सैड? नो शेड पापा। इरा ने सिकंदर की दाढ़ी छेड़ते हुए कहा। सिकंदर ने मुस्कुराकर हन्नान को देखा। देखा, मेरी बेटी बिल्कुल सैड नहीं है। चलो अंदर, कौन कौन आया हुआ है? दुरायना का भाई और उसकी फैमिली आई है, बाकी तुम्हारे सास ससुर। वो दोनों अंदर बढ़ गए। सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उसमें ज़्यादातर सिकंदर की तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन कुछ में हन्नान भी था, जावेद भी। बस हुदाद अजीम की तस्वीर नहीं थी। साइड पे इरा की तस्वीर थी, बख्तावर की पुरानी तस्वीर। बख्तावर की भी नई कहीं नहीं नजर आई। वो डार्ट एरो पकड़े अभी सिकंदर के चेहरे पे निशाना किए मार रहा था। एरो कभी सिकंदर की आंख पे जाकर लगता तो कभी होंठ पे। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे कुछ सोचकर मुस्कुराहट फैली, मगर वो खुलकर मुस्कुरा नहीं सकता था। डॉब, अगर इस शख्स की मैं आंखें नहीं निकाल दूं, जो मेरी डॉल को देखता है, तो फिर क्या होगा? क्या वो डॉल उसकी आंखें छिन जाने पे उसे छोड़ देगी? क्या वो मेरी खूबसूरती की तरफ माइल हो जाएगी? ना भी हुई तो मेरी बेतहाशा मोहब्बत दौलत पे खींची चली आएगी। ये सवाल था, और इस सवाल का सच्चा जवाब देने की कमरे में मौजूद किसी की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपनी जान नहीं गंवानी थी। जवाब नहीं दिया तुमने डॉब, या इसके चेहरे पे एसिड फेंक दूं, तो फिर तो वो छोड़ देगी। मुझे समझ नहीं आती, वो इतना खूबसूरत भी नहीं है तो वो कैसे मरती है इस पे, कैसे फिदा होती है। मैं उसकी तस्वीर देख रहा था, उसकी आंखों में बेतहाशा मोहब्बत थी। मोहब्बत से आगे भी वो उस शख्स के लिए महसूस करती है। मुझे ये बात करते हुए इतना गुस्सा आ रहा है, मगर क्या कह सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगी जब मैं उसे उसकी मोहब्बत से छीन कर ले जाऊंगा। वो भूल जाएगी। क्या मुझे वो हमेशा उसकी याद दिलाएगी? याद दिलाएगी तो मैं कैसे खुद पे कंट्रोल करूंगा? फिर वो सोचकर मुस्कुराया। सिकंदर की तस्वीर के करीब आया। उसे देखा, जो वाकई दिखने में सिकंदर आजम का शहबा लगता था। मजबूत, मगरूर, हर शय हासिल करने की ताकत रखने वाला। लेकिन आखिर में द ग्रेट कॉन्करर अलेक्जेंडर को भी जहर देकर मार दिया था। तो ये तो मामूली सा रशिया की गैंग का लीडर था। रही बात रमशा की उसे भूलने की, तो भुलाने के 100 तरीके हैं, चाहे उसकी याददाश्त क्यों ना गंवानी पड़े। फिर न सिकंदर होगा, न उसकी बेटी होगी। वो होगा, रमशा होगी, और उनकी नई जिंदगी। तुम्हारा टाइम शुरू डेविल काबू। जितना जी में आए इस पल को जी लो, उसके बाद तुम हमेशा की पुरसुकून नींद के लिए तैयारी करना। थक गए हो तुम काम करते हुए। उससे लाइटर पकड़ा और सिकंदर की तस्वीर पोर्ट से निकाली, फिर उसे जलाया। उसकी जलती तस्वीर देखकर वो चौंका। इसकी भांजी अब कहाँ है? पाकिस्तान में तो नहीं है? कहीं ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को छुपाने तो नहीं लगा? और मुझे सिकंदर की टीम में किसी की कमी लग रही है। कोई है, ज़रूर है, जो हमारी नज़रों में नहीं आया। ज़रा इसकी भांजी का पता लगवाओ, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। ओके बॉस। भांजी तो शायद इलाज के लिए लंदन चली गई थी। उसको सिकंदर के अटैक के बाद ट्रॉमा हुआ था। उसके बाद कोई खबर नहीं। सिकंदर का फ़ोन हैक करने की कोशिश करो। सिकंदर की जलती तस्वीर को जमीन पर फेंकते हुए अपने बूटों में ढूंढने लगा। अगर उन सब में ये भी नहीं होता तो उसके खास आदमी को पकड़ो, उस जावेद को। बड़े बड़े ईमानदार वफादार लोग पैसे के आगे आंख बंद कर लेते हैं, और सिकंदर ने तो पहले भी किसी अपने से धोखा खाया है, दूसरी दफा सह नहीं सकेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सिकंदर? तुम्हारे होटल पे RDX, ऊपर से SSP नुमान अहमद तुम्हें ले गया। जानते हो कैसा आदमी है? तुम्हें जरा भी मुझे बताने की तौफीक नहीं हुई। तुम हो ही बादशाह, मगर हन्नान, तुमसे उम्मीद नहीं थी ये। सॉरी अंकल, लेकिन मुझे खुद झटका लगा। मैं खुद संभल नहीं पा रहा था। आपको कैसे घसीट लेता। आपको इस सब में लाना मतलब DHA की पुलिस स्टेशन को ये बात आ जाती। और वहाँ तो मीडिया वाले के कॉन्टेक्ट्स भी हैं, और कुछ चैनल वाले तो वैसे भी सिकंदर के खिलाफ हैं। और आपके दामाद का तो पता है, अगर इसमें मीडिया इन्वॉल्व हो जाती और उसकी बीवी या बेटी का नाम लेती तो उसने उनका हशर कर देना था। केस मजीद बिगड़ जाता। रऊफ साहब और सिकंदर चुप थे। सिकंदर नीचे जमीन पर कुछ घूर रहा था, और रऊफ साहब उसे देख रहे थे। जमाल अजीम को सिकंदर पे सख्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे क्या कह सकते थे। अब तुमने किससे पंगा लिया है सिकंदर? कहा था सुधर जाओ, ये यहाँ से चले जाओ, मगर तुम
तो बाप हो ना हमारे, हमारी क्यों सुनोगे? और तुम क्यों चुप हो? अपने दामाद को कुछ कहते क्यों नहीं हो? इसको खुदा ना हादसा कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी रमशा और रहा? जमाल अजीम सब पर ही बरस उठे। जमाली, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। सिकंदर ने आहिस्तगी से जमाल अजीम को कहा, जो उसे सख्त नजरों से देख रहे थे। मैंने चित्रोल करनी है, सारी बहादुरी निकाल दूंगा तुम्हारी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब बताओ, कौन है वो बेगैरत जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर बैठा है? मालूम नहीं। अब रऊफ साहब चौंक उठे। उन्हें सिकंदर काफ़ी उलझन में दिखाई दिया। वो बहुत कम उलझन में दिखाई देता था। उसके पास हर चीज़ का हल होता था। पता नहीं आज क्यों जैसे वो बेबस सा लग रहा था, मगर किसी को अपनी बेबसी बता नहीं रहा था। सिकंदर ने रऊफ साहब की नसें खुद पे महसूस की, फिर उन्हें देखा तो मुस्कुराया। अंकल, मैं रे और ईरो को ले जा रहा हूँ। अब उन साहब ने नया धमाका किया। अनान उसे ऐसे देखने लगा कि क्या पागल है। जमाल अजीम साहब करते रह गए। लो, अब मौके पे कौन फरार हो रहा है? इस तरह तो तुम पे ज्यादा शक होगा उनको। होता रहे, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। बात अब इराक की आ गई है। वो हर हाल में इराक को नुकसान पहुंचाएगा। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। कौन है वो कमबख्त? नाम तो बताओ, हम कुछ कर सकते। सिकंदर ने अपनी आंखें घुमाई। जमाली, कुछ नहीं कर सकते मेरे यार, उल्टा फंसोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। ऑलरेडी मेरी वजह से सब मेस में है रहे, और मुझे उसका नाम नहीं मालूम। मैं पता करवाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे हर चीज़ की तैयारी करनी है। मैं यहाँ डेंजर जोन में रमशा विरहा को नहीं छोड़ सकता। उस हासिक के मामले के बाद अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ का चैप्टर मुझे ख़त्म करना होगा। मतलब? अब की बार जमाल असीम ऊंची आवाज से बोले। सिकंदर के बिना कहे वो बात समझ गए। तुम भा का चैप्टर ख़त्म कर रहे हो। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अंकल आपके हवाले कर रहा हूँ, और मैंने अपनी पाकिस्तान की कुछ प्रॉपर्टी बेच दी है। उसमें होटल भी शामिल है। एक तो मेरे ख्याल से सेल हो जाएगा, उसकी परवाह नहीं है। सोफ़ी क्लब और ऑर्गेनाइजेशन मैंने हन्नान के नाम कर दी है। बाकी अगर मैं ना हुआ तो अंकल ये सारी चीज़ें बेचकर आप रे के पास यूरोप आ जाइएगा। वो चुप हुआ तो उससे देखा। अब सब चुप थे। सबकी आंखें साकित थीं।